मैं रवि शरण और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज पे कार्यक्रम जन सदन। उत्तराखंड देवभूमि, विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश, जहाँ पे बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं हैं और उसके साथ हम इसको देवभूमि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे देवताओं का वास है, चारों धाम है, काफी सारी चीजें। प्रदेश में आप जानते हैं कि पिछले 2 बार से भाजपा लगातार जीतती आ रही है और काम करती आ रही है। शायद इसी आधार पर जनता उनको पसंद भी करती है और वो जीतते भी। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, विभिन्न स्थितियां हैं, बहुत सी स्थितियां हैं जिन पे और कंट्रोल करने की जरूरत है। आज हम उन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। उसमें 2 प्रमुख चीजें हैं। वो एक है कि आज राज्य कार्यकारी बीमा निदेशक ने 10 अस्पतालों को डीपैनल किया है कुछ विषमताओं के चलते, और बाकी जो देवभूमि की सबसे बड़ी समस्या है वनाग्नि, इन पे बहस करने के लिए हमारे साथ 3 पैनलिस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्री संजीव वर्मा, यूकेडी से राजेंद्र बिष्ट जी और सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम भट्ट जी। हम शुरुआत संजीव वर्मा जी आपसे करेंगे। आज राज्य कार्यकारी बीमा निदेशक ने बेसिकली 10 अस्पतालों को इसलिए डीपैनल किया है या उसका प्रोसेस शुरू किया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाया ऑडिट में कि यहाँ पे जो बिलिंग है वो गलत तरीके से हो रही है। अब ये बिलिंग के गलत होने का तरीका और उसमें भी सिर्फ 10 अस्पतालों का, हालांकि हमारे रिपोर्टर ने कोशिश की इस पे डिटेल लेने की, पर दीप्ति सिंह जो निदेशक हैं उनकी अनुपस्थिति के कारण हमको डिटेल मिल नहीं पाई। हम ये जानना चाहते हैं ईएसआई जो बेसिकली जो अपलिस्टेड लोग हैं जिनके लिए ये किया जाता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, कम वेतनिक कर्मचारियों के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसको लेके अगर कुछ अस्पताल इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सरकार क्या चाहती है? और सरकार, निश्चित सी बात है, कार्रवाई हो रही है तो सरकार है उसमें, तो और सरकार किस तरह से इसको और देखती है कि मजबूत किया जाए सिस्टम को, जिससे इससे बहुत सारी योजनाएं जुड़ी हैं। आप देखिए आयुष्मान योजना भी इसी से जुड़ी है। मेन यही अस्पताल है ईएसआई वाले, और भी अस्पताल है हालांकि इसमें ओपन है, लेकिन जहां जनता पहले जाती है वो यही है। संजीव वर्मा जी। देखिए, उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार चल रही है और यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए नो एंट्री, जीरो टॉलरेंस की जो हमारी एक नीति है उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। कोई भी तंत्र जो इससे जीरो टॉलरेंस की नीति से बाहर जाने का प्रयास करेगा या कहीं पर भी भ्रष्टाचार में लेस मार्क भी लिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई छोटे बड़े का लिहाज नहीं, कोई किसी का लिहाज नहीं। जो गलत काम करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जहां तक बात रही हमारे ईएसआई, जो क्योंकि सरकार लगातार हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। हमारा जितना कामगार वर्ग है जो एक तरह से प्राइवेट जो जॉब करते हैं फैक्ट्रीज में, वो सभी लोग जो फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर ईएसआई लागू होता है और ईएसआई के तहत उनको उनका बीमा कराया जाता है, उनको सरकार की तरफ से स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है और सरकार उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। किंतु जो भी अस्पताल उनके नाम पर सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी अस्पतालों के विरुद्ध, इसमें अभी तक 10 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही है और उनको निलंबित करने का भी एक जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से अमल में लाया जा चुका है। और देखिए, सरकार ने पूरी तरह से एक बात को पहले से ही रखा है कि हम गरीब के उत्थान के लिए, गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में, चाहे उसके आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण के लिए जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, उसके अंदर जो भी व्यक्ति बाधक बनेगा, जो भी संस्था बाधक बनेगी, उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसी दृष्टि से इसी सापेक्ष में
हमें जो जितने भी अस्पताल अभी निलंबित हुए हैं, इसी कड़ी में हमको देखना चाहिए। राजेंद्र जी, सरकार तो कह रही है कि वो कर रहे हैं, दिखता प्रतीत भी होता है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया नहीं है, शायद इसी वजह से, और इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी भी है। आप देखिए, जो हमारे यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड बने, उसमें लाख के करीब लोग एक ही नंबर पे रजिस्टर हो जाते हैं, इनरोल हो जाते हैं, और ये केंद्रीय स्तर पे होता है। बाद में भी देखा गया कि उसमें कहीं कोई कार्यवाही इस तरह की है नहीं। सरकार की नीति और नियत में थोड़ा सा फर्क तब आ जाता है जब हम ये देखते हैं कि सरकार का खुद का डेटा उत्तराखंड में ये कहता है कि प्रसूता के पोषण में सबसे गिरी स्थिति, मतलब सबसे लोएस्ट स्थिति अगर कहीं पे है तो वो उत्तराखंड में है। पहाड़ों पे जो अस्पताल है और वहां जो सुविधाएं हैं, उनकी स्थितियां आप देख ही रहे होंगे। हालांकि सरकार, निश्चित सी बात है, कोई भी सरकार हो कुछ ना कुछ जरूर करती रहती है, पर जिस भरोसे और जिस स्पीड के साथ करना चाहिए, शायद वो कहीं बहुत पीछे छूटता हुआ नहीं प्रतीत होता। राजेंद्र जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। इस प्रदेश की सबसे बड़ी जो विडंबना है यही है कि 24 वर्षों के बनने के बावजूद बिहार में जो एक इंसान को एक स्वस्थ जीवन जीने का जो उसका अधिकार है या उसको जो मिलना चाहिए, वो उस मामले में उत्तराखंड जो है लगातार पिछड़ता हुआ जा रहा है। और इसके लिए वर्तमान सरकार भी और इसके पूर्व जो सरकारें हैं वो दोनों दोषी हैं। आप देखिए ना, जिस आज जो प्रकरण आया है, इसमें जो ईएसआई के जो 10 अस्पताल जो है पैनल से हटाए गए, इसमें जो कदम उठाया गया, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बिना किसी सरकारी अधिकारी के या कर्मचारी के मिली भगत से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ये काम कर सकते हैं? उनके या किसी सचिव, मुझे तो हम तो पूर्णतः इसमें जांच की मांग करते हैं, सचिव इस तरह के आदमी तक इन्वॉल्व है इसमें। ये जो घोटाला है, ये घोटाला इतना साधारण, आज इतना साधारण दिख रहा है उतना साधारण है नहीं। इसमें बहुत से लोग संलिप्त हैं। अगर इसकी व्यापक जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कौन कौन लोग जो हैं इसके माध्यम से अपना घर भर रहे हैं, इस प्रदेश को चूस रहे हैं, इस प्रदेश को लूट रहे हैं। रही बात आप अधिकारी जो आयुष्मान कार्ड योजना है, देखिए योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसको पलीता लगाने वाले भी अधिकारी ही हैं, उसको पलीता लगाने वाले भी कर्मचारी हैं। जिस तरीके से इतनी अच्छी योजना को लगातार कुछ ना कुछ हमेशा वो विवादों में रहा है, चाहे उसमें उनको आयुष्मान कार्ड में लोगों का आना हो, या फर्जी आयुष्मान कार्ड बनना हो, या आयुष्मान में लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध ना होना हो। लगातार आयुष्मान कार्ड जो है, इतनी अच्छी योजना सरकार की है, उस योजना को लगातार अगर इस तरह के कृत्यों के द्वारा उसको दोषारोपित किया जाएगा या उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा, तो इससे योजना के ऊपर जो जनता का जो प्रभाव है या उसके ऊपर जो लगाव है या आकर्षण जो है वो कम होता है निश्चित रूप से। और इसका सबसे ज्यादा हम जिन प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं, तो जो 13 जिले हैं उसमें जो 4 जो मैदानी जिले हैं वहां की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जो 9 पर्वतीय जिले हैं, आप यकीन मानेंगे वहां की स्थिति बहुत बदतर है। वहां आपको स्वास्थ्य कर्मचारी आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नजर नहीं आएगा, चाहकर भी। तमाम सरकारों ने प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं कि सरकारों ने प्रयास ना किए हो, लेकिन किए हैं, पर अभी तक इसका वो समाधान नहीं ढूंढ पाई है। तो कहीं ना कहीं पर स्वास्थ्य के मामले में हम अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। जो एग्जाम्पल आपने दिया प्रसूति वाला, वो इससे विडंबना क्या है कि अखबार भरे पड़े रहते हैं कि रोड में प्रसव हो जाता है, कराना पड़ता है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, बसों में अस्पताल प्रसव कराना पड़ता है। तो ऐसी घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब लगता है कि जो सरकार दावा करती है, या पूर्व में जो सरकार नहीं है वो दावा करती थी, या वर्तमान में जो सरकार है वो दावा करती है, या शिक्षा मंत्री जो दावा करते हैं मंचों में आकर, वो सब ढोंगसला है। एक तरह का सिर्फ एक जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है, जनता को झूठ बोलने का तरीका है, और वास्तविकता से कोसों दूर है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहाड़ों के निवासी, आपने अपना जीवन पहाड़ों में दिया है और पहाड़ों की परेशानियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। पर ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले 24 साल, पूरी सरकार, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि 24 साल में काम जरूर कुछ हुआ होगा, लेकिन वो काम क्यों जनता के लिए पूरा नहीं पड़ता? क्या उस पूरे मन से नहीं किया गया? और हर बार उसमें कोई ना कोई भ्रष्टाचार, हर सरकार में किसी न किसी तरह का, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे शिक्षा में, किसी न किसी तरह का भ्रष्टाचार, जो
अंतिम आदमी को, अब जैसे इस योजना को ले लीजिए, इसमें जो भी है, जो रजिस्टर्ड है ईएसआई में, वो मुख्य रूप से कामगार हैं, और खासकर प्राइवेट जगहों पे जो काम करते हैं वो कामगार हैं। अब उनकी क्या परिस्थिति है, उनके हाथ में कितना पैसा है, उसके बाद भी अस्पतालों से ये खेल हो रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये रवि भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी की बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, क्या वो विपक्ष के लोग, हमें तो शर्म आती है। ईएसआई जो एक चीज है वो ऐसे प्राइवेट संस्थानों के लिए है जिनकी तनख्वाह 21,000 हो, और उनको जो है कहते हैं उनकी सुविधा, उनको हॉस्पिटल उनके इलाज के लिए सुविधा मिले, उनके जो पैसे कटते हैं उनको ऐसे नहीं सरकार देगी, सरकार होता है। लेकिन दुर्भाग्य मैं इन दोनों पार्टियों के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप तो बड़ा बड़ा बखान कर रहे हैं, आपको पता है हॉस्पिटल में तनख्वाह कितनी मिलती है कर्मचारियों और कितने घंटे काम कराया जाता है उनसे? मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बता दूंगा, मैं ऐसे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बता दूंगा, 12-12 घंटे काम किया जाता है, तनख्वाह दी जाती है मात्र 8,000 रुपए। कहां से उसका ये सही बनेगा, किस उसमें बनेगा? आप जब तक हम लोग असल में क्या है कि जो प्रजातंत्र की जो डेफिनेशन है ना, जनता उसको इसीलिए तो देखा ना कितना उदासीन चुनाव, पहली बार भारत का जो इतना बड़ा प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, वहां पर जो है कितना उदासीन चुनाव आप देख रहे होंगे, क्योंकि लोग हताश हो चुके हैं। लोग हताश इसलिए हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें, आप देखिए मंचों से इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, और जमीनी स्तर पर मैं आपको बता रहा हूँ जो 8,000 10,000 में किसका घर चलता है? पहले तो रोजगार ही नहीं है, फिर रोजगार अगर कोई हॉस्पिटल दे भी रहा है तो 8-10,000 की, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे रहा है। इसमें हम जो जब जनता नेताओं को चुनती है तो नेताओं को टाइगर चुनी जाती है, नेताओं को इसलिए चुना जाता है कि वो प्रत्येक विभाग पे पहली नजर रखे, ऐसे कठोर कानून बनाए अगर कि दोबारा आदमी साहस ही नहीं करे। लेकिन आप कहते हैं ना, हमें तो हंसी आती है जब भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले इस उत्तराखंड में हुए, और उनको चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो उनको अपने साथ ले लेते हैं और फिर कार्यकर्ताओं को पठान करते हैं, जिन्होंने आपदा में करोड़ों रुपए दिए, वही जाके उनकी जय जयकार होती है। यानी किसी को सबक तो सिखाया जाता नहीं। जनता इतनी इन लोगों से इतनी त्रस्त हो चुकी है, हम तो समाज के बीच में रहते हैं। आप देखिए ना 8,000 10,000 की तनख्वाह मिल रही, ईएसआई उनका एक स्वास्थ्य का एक वो है। आयुष्मान का आपको मैं बता दूं, अगर ये लोग अगर ढंग से जांच करें, आयुष्मान में भी कई ऐसे होते हैं कि जब आयुष्मान में अधिकांश मैंने देखा कई हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, उसके बाद पता ही नहीं चलता आयुष्मान का बिलिंग कितनी थी, क्योंकि परिवार तो बेचारा घर आ जाता है, फिर उसके बाद उसका जो बिलिंग हुई उसको कुछ पता ही नहीं चल पाता। इस पे पैनिंग नजर कौन रखेगा? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है जीरो टॉलरेंस, कहने में तो लगता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। क्या है ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हम लोग अपने विधायक सांसद हम लोग चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं ताकि विभागों में अगर कोई विभाग उसी पाया जाता है या कोई मंत्री के अंडर में कोई विभाग कोई गलत काम करता है तो विभाग पे कार्रवाई करने का, अगर इन्होंने 2 हॉस्पिटल निलंबित करे तो इसमें क्या कहते हैं, अधिकारी की गलती नहीं है क्या? सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल आप दीजिए ना स्वायत्त संस्थाओं को जांच के आदेश, आप निष्पक्ष जांच कराइए ना, हम बताएंगे कहाँ घोटाले होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, सब मिली भगत। उत्तराखंड की बड़ी समस्या आज के दिन विचारधारा यात्रा शुरू होने जा रही है वनाग्नि की, बहुत विकराल रूप ले चुका है। सरकार कह रही है प्रयास कर रही है, भाई सरकार है वो प्रयास करेगी। जो केंद्रीय फंड है वहां से भी 100 करोड़ रुपए आ गए हैं, कल आया है या मतलब 1-2 दिन में आ गए, कुछ कार्य उस पर हो रहे हैं। पर उस बीच में हमारे वन मंत्री शायद प्रदेश में उपलब्ध नहीं है और हमारी जानकारी के हिसाब से देश में भी उपलब्ध नहीं। तो संजीव वर्मा जी, किस तरह से हम इस चीज को देखें कि सरकार किस स्थिति से काम करी? अब आप बोलेंगे साहब हमारी डबल इंजन की सरकार से तो 100 करोड़ आ गए, अब कितने दिन का टाइमलाइन आप लेंगे कि आप वो आग बुझा देंगे, या आग बुझाने के लिए 100% प्रयास करेंगे तो 50-60% तो कुछ ही चाहिए? संजीव वर्मा जी देखिए, अभी पहले बात चल रही थी तो ईएसआई में जो प्रत्येक व्यक्ति को उत्तराखंड में 5 लाख तक का आयुष्मान के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं जो फैक्ट्रियों में और कंपनीज में काम करते हैं, जिनका सरकार की तरफ से जो
लाभ उनको मिलना चाहिए, उस लाभ से वो लोग वंचित रह जाते हैं। क्योंकि इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनका जो सरकारी हिसाब से मिलना है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन प्राइवेट वालों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रहने पाए। इसके लिए ईएसआई एक अलग से एक वो बनाया गया है ताकि हर कामगार को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। और जो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र जगह जगह खोले गए हैं जिनमें 80 से 90% तक सस्ती दवाइयां, जो दवाई मार्केट में 100 रुपए की है यहाँ पर आपको 10 से 12 रुपए 15 रुपए तक में वो दवाइयां उपलब्ध होती हैं। और जिस तरह से अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि स्वास्थ्य सेवाओं का पहाड़ों में अभी स्थिति दयनीय है, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात 2017 से पहले हुआ करती थी। आज के दौर में निजाम बदला है तो दौर भी बदला है और स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतर भी बहुत बड़ा आया है। उस समय 2017 से पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी उस समय मात्र 846 डॉक्टर पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य बेड़े में थे। आज की तारीख में 3045 डॉक्टर्स उत्तराखंड के स्वास्थ्य बेड़े में हैं, यानी कि लगभग 4 गुना नया रिक्रूटमेंट हुआ है। तमाम सीएससी पीएससी सेंटर्स जो फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के हवाले भरोसे चल रहे थे उन सभी में आज डॉक्टर उपलब्ध हैं। तमाम दवाइयों की व्यवस्था है, तमाम इक्विपमेंट्स की वहां पर व्यवस्था है और कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रह जाता। हाँ, इक्का दुक्का यदि कहीं पर कुछ इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में वहां उन घटनाओं के लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसके ऊपर भी सरकार स्वतः संज्ञान लेती है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि एक एक व्यक्ति की जान माल की हिफाजत करना, उनकी संरक्षण करना, सुरक्षा करना सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करती है। अब आपने वनाग्नि की बात करी तो वनाग्नि में आप ये देखिएगा सरकार ने जितने भी अधिकारी हैं उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही स्पष्ट आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि आप भी जो अपने क्षेत्र हैं, जो आपकी डिवीजन है, आप स्वयं वहां पर जाके मॉनिटरिंग करें और तुरंत से तुरंत जो भी वनाग्नि है उसके ऊपर काबू पाने के जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, जो मैक्सिमम प्रयास किए जा सकते हैं उनको करिए। और कहीं पर भी जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर फायर टेंडर्स की पहुंच नहीं हो सकती है, ऐसे स्थानों पर आप हेलीकॉप्टर से केमिकलों के माध्यम से छिड़काव करें ताकि वनाग्नि के ऊपर तुरंत से तुरंत हम लोग काबू पा सके और जितने हमारे जीव जंतु हैं उनकी भी जान हम बचा सके और हमारे जो आसपास वन क्षेत्रों के आसपास जितनी हमारी जनता है उनको भी उष्मा से और जो कुएं से हम लोग राहत पहुंचा सके और जो हमारे अमूल्य जंगल हैं उनको भी जलने से हम बचा सके। वो सरकार पूरी तरह से लगातार काम कर रही है और जितना यथाशीघ्र मैं सोचता हूँ इसके ऊपर पूरी तरह से काबू हम लोग पा लेंगे। इनका कहना तो बहुत स्पष्ट है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मंत्री कहाँ हैं, मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं तो लिहाजा कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री अगर ध्यान दे रहे हैं। तो जो समस्या है वो ये हवाएं चल रही, चाहे खासकर सेब देख लीजिए, सेब यहाँ का निकल है और मल्टा का समय निकल गया, उसका देखिए या क्या विपणन में क्या क्या समस्या है। अब सेब के बागों पे तो पानी नहीं बरस रहा है, चलो वो तो प्रकृति की बात है। अब वो जो धुएं का जो आ रहा है डस्ट, वो उन पेड़ों पे उन बागीचों में आ रहा है, उसका एक अलग सा नुकसान है। ये कितना मल्टीफोल्ड नुकसान है और किस तरह से इन वन परिस्थिति क्योंकि कई बार कहा जा चुका है, एक बार मैंने भी कहा है और शायद जिक्र में एक बार आपने भी कहा था
ये जो वन अधिनियम कानून लगने के बाद चीजें बदली हैं, जनता का जो इंटरेस्ट वहां पे, कि पेड़ उनके अपने थे, हमने पेड़ पकड़ के ही आंदोलन किया था, जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, ये थाती है, तो वो पेड़ उनके अपने थे, और उन पेड़ों से जब उनका थोड़ा अलगाव बिलगाव हुआ है, तो ये सामाजिक बात है। तो ये देखने में आया है कि पिछले कुछ सालों में ये वनाग्नि की घटनाएं जो है बढ़ी हैं। अब इसका तो राजनीतिक पक्ष तो एक है, चलिए उस पर हम बहस कर ही रहे हैं। जो इसका सामाजिक पक्ष है वो ये है कि चूंकि हमारी संपदा ही वन है और वनों में ही क्षय हो रहा है, तो उसको किस तरह से देखा या दूर किया जा सकता है? रविशरण जी, एक बात आपने बहुत सही कही है कि जो वनों के प्रति जो लगाव था, बिल्कुल, यहाँ के प्रदेश के वासियों का भाई, और वो निरंतर कम होता जा रहा है। वो तो था ही, उसके अलावा तो कुछ वही तो शुरुआत थी। बिल्कुल सही है। आप बताइए कि वन संपदा कानून 1980 में आता है, जो आंदोलन 1970 में हो जाता है, बिल्कुल उससे पहले हो जाता है। यहाँ के जो लोग हैं ये पहले से जागरूक हैं, सरकार बाद में जागृत हुई है, उन्होंने वन संपदा नियम अधिनियम बनाया है, लेकिन इस यहाँ के लोग जो है पहले से जागरूक हैं, अपने वन के प्रति, अपनी जो उनकी संपदा है उसके प्रति उनका लगाव है। लेकिन उस 1980 के कानून के बाद उत्तराखंड कांग्रेस लगातार कहता है कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है। लोगों का लगाव दिन प्रतिदिन जो वनों के प्रति जो है वो कम होता जा रहा है, और उसका जो परिणाम है वो एक परिणाम ये भी देख रहे हैं कि अब जो वनों में आग लग रहा है तो जो गांव के लोग हैं वो जाग रहे हैं। गांव के लोगों ने जिम्मेदारी अपनी बात देता है सर, उनकी अपनी बात देता है। आप समझिए, वो गए बुझाने और मालूम चला कि वो किसी केस में फंस गए, कहीं उनको 5 फुट लकड़ी का दोष हो गया, कहीं उनको किसी पेड़ का दोष हो गया, जबकि वो जला वन में, तो वो उससे अपने आप को डिटैच करते जा रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी बात है। आज ही के समाचार पत्र में आया है कि एक जो महिला आग बुझाने गई थी उसकी डेथ हो चुकी है आज ही, मतलब 2024 में एक हमने इंसान किया है, उसने आहुति दे दी है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, 2016-17 में बहुत भयावह स्थिति बना गई, कम से कम 7 या 8 लोगों को हमने बचाया और इतने व्यापक स्तर में वो थी। लेकिन सरकार, जो वर्तमान सरकार शायद उससे नहीं चेती है। जब तक आप गांव की जो पंचायत है, गांव के जो सरपंच है, गांव के जो प्रधान है, उनके बीच में अगर आप एक समय देखिए, वनाग्नि इस बार तो नहीं, हर साल लगती है, कुछ प्राकृतिक रूप से लगती है, कुछ मानवीय भूलों के कारण लगती है, हो सकता है, बिल्कुल वो जांच का विषय है, भूलों की वजह से हो सकता है लगती है, कुछ लोगों ने किया भी हो, तो वो जांच का विषय। तो हम तो चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है गांव में समिति का बनाए, गांव में उनको कम से कम 2-3 महीने में किसी 4-5 जनों को, 10 जनों की टीम बना दी जाए कि यदि किसी प्रकार से अगर इस गांव में आग लगती है तो ये 10 जने हैं कि 10 जनों का काम होगा उस आग को बुझाना, लोगों को संगठित करना है, लोगों को मोटिवेट करना, साथ ही साथ उनको कुछ अंशदान भी दिया जाए। ये हमारे टाइम में एक पेट्रोल हुआ करता था, शायद आपको पता ना हो, प्रदेश बनने से पहले वो पेट्रोल को महीने के कुछ दिए जाते थे, और उस पेट्रोल का काम ही होता था कि वनों के अंदर जो गांव के लोग अवैध रूप से कटान करते थे या चिलान करते थे या घास काटते थे, उनको रोका जाए। वो व्यवस्था पूरी खत्म हो गई है। अब अगर लगातार सूखी पत्तियों को बिनने का अलग से वो होता था, तो जो आग लगने की प्रमुख वजह है। अब क्या, जब आप जाने नहीं देंगे तो सूखी पत्तियां लाएंगे कहां से? वो जो लकड़ियां पड़ी हुई है वो लाएंगे कहां से? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इस प्रदेश में बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है, जिसमें वनाग्नि जो आ रही है हर साल आ रही है, जिस तरह से विकराल रूप धारण कर रहे हैं। अब आज आप देखिए, मुश्किल से 1 हफ्ते से कम भी समय रह गया है, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, और आप यहाँ से देवप्रयाग में जाएंगे तो जो संस्कृति विद्यालय है उसके जस्ट पीछे आग लगी हुई है। और मैं आज ही मेरा दौरा हुआ है पाठशाला में, जो घुड़गड़ी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके नीचे जंगलों में व्यापक स्तर में आग लगी हुई है। आप अगर रात को अगर जाएंगे तो आपको कोई भी शायद कोई ऐसा पहाड़ मिलेगा जहां से आपको आग ना जलती हुई ना दिखे। और इतनी भयावह स्थिति है, कारण क्या है? हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार प्रयास नहीं कर रही होगी, लेकिन सरकार का प्रयास नाकाफी भी हो रहा है। जिस स्तर से आग बढ़ रही है और अपने व्यापक जंगलों में फैल रही है, एक जो 4 धाम यात्री आएगा, वो जो आप कह रहे हैं, आप देवप्रयाग से ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा धुंध दिखेगा। ये धुंध प्राकृतिक नहीं है, ये वो धुंध है जो रात भर जो जंगल जल रहे हैं उसका धुआं है। तो हम क्या चीज दिखा रहे हैं? जनता जो 4 धाम यात्री आएंगे वो क्या संदेश लेके जाएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है वनों की? तो हम तो चाहेंगे कि सरकार जितनी जल्दी हो सके, जितनी तत्परता के साथ इसमें कार्रवाई करे और इसको एक कंट्रोल किया जाए इस वनाग्नि को, उतना ही बेहतर होगा अपनी इस वन संपदा को बचाने के लिए, वन जीवों को बचाने के लिए और वनों को बचाने के लिए। पुरुषोत्तम भट्ट जी, ये तो ठीक है कि चलिए
आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम किस तरह से बनी तो हमारी संपदा है, इस पहाड़ को अगर देखें हर स्तर पे लापरवाही, हर स्तर, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, ये लापरवाही हमारे प्रदेश को एक तरफ पर, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये आज 7 साल में, 24 सालों में लगातार आप देखिए, ये तो बड़ा बढ़िया हुआ कि प्रदेश बना और उसके बाद हर छोटे जगह से उठे लीडर्स और वो आ गए और आज वो आके यहाँ प्रदेश की सत्ता के केंद्र में बैठे हुए। उसके बाद भी ये कह देना, एक इंसिडेंट मैं गिनाना चाहूंगा, ये कह देना कि साहब जाड़े में हम नहीं जाएंगे ऊपर क्योंकि हमको ठंड लगती है, हम तो विधानसभा यही करेंगे, वनाग्नि के समय प्रदेश छोड़ के चले जाना, ये लापरवाही किस तरफ ले जा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये एक के बाद एक हर बार होती ही जा रही है। पुरुषोत्तम बैठ वैसे मैं आपके वनाग्नि को पहली बार नहीं लग रही, हर साल का होता है और आरोप क्या लगाया जाता है कि आदमी बीड़ी पी रहा है, वहां का आदमी अपनी फसलों को कर रहा है, पत्थर की घर्षण से हो रही है। अब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए केंद्र सरकार का बजट हर बार आता है, लाखों हेक्टेयर जंगल जल जाते हैं, हालात जब बेकाबू हो जाते हैं, जब हालात बेकाबू, इस बात पर बड़ा ध्यान दीजिए, जब हालात इनके बेकाबू हो जाते हैं यानी इनके अधिकारी और नेता जब नकारे हो जाते हैं तो मदद किसके लिए जाती है? यानी हर बार, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत इस प्रदेश की ये है कि यहाँ पर उंगली उठाएगा कौन? विपक्ष का जो रोल होना चाहिए। कहते हैं ना कि हर जब आप जैसे हमने अभी ये स्वास्थ्य के वो विपक्ष जब तक हॉस्पिटल पे हंगामे नहीं खड़ा करेगा, सरकारों के खिलाफ नहीं बोलेगा, वनाग्नि पे कहते हैं। अभी आप देखिए विपक्ष आपने बताया कि हमारे वन मंत्री, मुझे तो पता नहीं वन मंत्री कौन है, क्योंकि इस उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य फिर मैं कोई मानता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चेहरा होता है, वो मुख्यमंत्री होता है, उसी के आसपास पूरा प्रदेश घूमता रहता है, जैसे देश में एक ही चेहरा, बाकी कोई नेता ही नहीं है, ना पक्ष का ना विपक्ष का। ऐसे उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ पर एक ही नेता है, कौन है? मुख्यमंत्री जी। बाकी मंत्री है, इनको तनख्वाह का दे रहा, इनको फैसिलिटी कह दे रहा, जिनको कोई मुझे पता नहीं वन मंत्री कौन है। आप कह रहे वन मंत्री विजय झारका, विपक्ष का काम नहीं करते, वन मंत्री से इस्तीफा दें भाई। इतनी बड़ी आपदा आती है, 9 लोगों की जान चलेगी, लाखों हेक्टेयर आपके जंगल जल गए, और ये पहली बार हर बार हो रहा था, और गरीबों में हर बार होता है। आपकी जब आप बताओ सबसे बड़ी बात क्या होती है, पर्यावरण का कितना बड़ा नुकसान होता है जब आप 100 घंटा नुकसान होता है। हम भी जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, तो जब आग होती है भाई साहब, आप गाड़ियों में जाओ, इतनी आग की जो गर्मी होती है, जो गर्मियों में लपट होती है, इस तरीके का जीवन मेरा उत्तराखंड राज्य बना के हमें मिला गया है। हमें मिला पता क्या, सिर्फ ढकोसलेबाजी मिली, और नेताओं ने अपने घर बनने का काम किया और अधिकारियों ने अपने घर बन गया। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है, हम जो ऊपर बोल सकते हैं कि विपक्ष ये कर क्या रहे हैं। अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, मुझे छोड़ यार, छोटी पार्टी है उत्तराखंड, बड़ी पार्टी है, इन पार्टी का भी हाल ही है। अभी इनके 2 विधायक जीत जाएंगे तो बीजेपी को या कांग्रेस को अपने पास मिला देगी। अरे भैया लड़ो यार, हमने उत्तराखंड राज्य को हमें प्लेट में नहीं मिला, सालों संघर्ष किया, कई लोगों ने शहादत दी है, हमारी मातृशक्ति ने इतना किया। ये लोग भी इधर बटोरी कितना देने बाद और क्या एक छोटी सी लाल बत्ती के लिए आप लोग बिक जाते हो। किस प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं? राज्य हमने इसलिए बनाया था कि राज्य में हर साल केंद्र से आता है और बंधन पाठ हो जाती है। आप देख लेंगे कितना पैसा आता है, होता क्या है धरातल पे है क्या? धरातल पे वहां जो इंसान मर रहे हैं, जो घर भी चल रहे हैं। एक बात तो इनके तो नेता सारे एसी में घूम रहे, सारे नेता तो इनके पलायन करके देहरादून में सबके घर है। संजीव वर्मा जी, अभी चूंकि यात्रा शुरू हुई है ऑलमोस्ट 10 तारीख तो आपका खुल जाएगा बद्रीनाथ के बाद, तो क्या ये स्थिति नहीं है कि हम अब सेना को कहें कि भाई इसमें कोई एक्शन, सेट ऑफ एक्शन ले, या हो सकता है सरकार ने ऐसा शुरू किया हो, आप उस पर कुछ प्रकाश डालें? देखिए SDRF को बुला लिया गया है, और मैं सोचता हूँ आज कल के अंदर में बहुत ही जल्दी से जल्दी, क्योंकि सरकार युद्ध स्तर के ऊपर इस पर काम कर रही है वनाग्नि को बुझाने के लिए, और हमारा जो अमूल्य पर्यावरण बचाने वाले हमारे जो जंगल
उनको और ज्यादा क्षति ना पहुंचे, इसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है। और आजकल के अंदर अंदर में कुछ क्षेत्रों में अभी हेलीकॉप्टर से भी केमिकल से जो छिड़काव करके जो वन अग्नि के ऊपर हम लोग कंट्रोल आने का काम लगातार आरंभ कर दिया गया है। और बहुत ही जल्दी अन्य जगहों से भी कुछ और हेलीकॉप्टर्स की भी हम लोग मदद लेकर इसके ऊपर पूरी तरह से काबू पाने की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही शीघ्र से शीघ्र इसके ऊपर हम पूरी तरह 100% इस पे कंट्रोल पा लेंगे। और जिस तरह से भी मेरे भाई दीपक जी बता रहे थे कि जो हमारे वन से लगी हुई ग्राम पंचायतें, तो उसके ऊपर भी सरकार ने एक इस तरह से एक बनाई है हमारी जी टास्क फोर्स बनाई है। तो उसमें जो वन अग्नि पंचायत वन अग्नि शमन एक पंचायत टीम करके ऐसे कुछ नाम दिया है उसमें, जिसमें वहां के आसपास के ग्राम पंचायत के 10-15 लोगों को उसमें डिप्लॉय किया है। और यदि कहीं पर भी आसपास में कहीं पर भी आग लगती है तो वो आग बुझाने के लिए, क्योंकि वो त्वरित उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं इतनी देर में कि फायर ब्रिगेड आएगी तो वो के साथ अग्नि का प्रसार कहीं ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में वो लोग त्वरित उसके ऊपर काबू पाए। और सरकार ने उसके लिए कुछ मानदेय भी उसके ऊपर निर्धारित किया है, ताकि हम अपनी वन संपदा को भी बचा सके और हमारे जितने वन्य जीव हैं उनके जीवन को बचा सके और लगातार पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि ना होने पाए। और जिस तरह से अभी पहले आपका जो जिक्र था ESI वाला, तो ESI में जितना भी हमारे कामगार बंधु हैं उनको जब वो लोग रिटायर होते हैं, पहली बार मोदी सरकार में एक बड़ी स्कीम लाई गई है कि जो 60 साल होते ही जब वो लोग रिटायर होंगे तो उनके लिए भी एक पेंशन की स्कीम लाई गई है। और साथ ही जो जितने हमारे रेडी पटरी वाले जो हमारे गरीब लोग हैं जो रेडी पटरियों पर अपना जीवन यापन करने के लिए खोमचा आदि लगाते हैं, उनको 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का ऋण बिल्कुल नॉमिनल 2 या 3% सालाना की दर पर हमारी सरकार देने का लगातार काम कर रही है, ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो पाए, वो साहूकारों के चंगुल में ना फंसे और आर्थिक रूप से सभी लोग समृद्ध हों और गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और सबका साथ सबका विकास इसी ध्येय पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ सभी लोग जो जितना हमारे गरीब वर्ग है लगातार हमारी केंद्र सरकारों को भी और केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इस अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। परिस्थितियां हैं, आग लग जाती है, बात लोग अपने मुंह पे कुछ काम करते हैं। जो समस्या है वो ये कि जिन पहाड़ जगहों पे जो जिन पहाड़ी जगहों पे ये आग लग रही है वहां पे जनसंख्या भी तो अब कम हो रही है, पलायन है, उतने लोग भी नहीं है मॉनिटर करने के लिए। अगर हम कमेटी बनाए और 2 गांव वहां बसे हैं, जिसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 2 गांव बसे हैं तो 200-300 लोग पहले होते थे, उसमें 200-300 में अगर 10 भी बाल्टी फेंकते थे तो आपको मालूम है पानी तो क्या स्थिति होती। आज तो स्थितियां वही खाली हो गए हैं। अब जब वो खाली हो गए तो नीचे से चढ़ के कोई ऊपर जाके कमेटियों में तो काम करेगा नहीं। अब एक परिस्थिति किस तरह से देखा जाए और इसके लिए क्या किया जाए। अब चूंकि सारी चीजें सामाजिक रूप में ही हैंडल होनी है, सरकार जो अपना है कर रही है, तो आप क्या इसमें कुछ कहना चाहें? अच्छा रवि शरण जी, दुर्भाग्य क्या है इस प्रदेश का, जब तक प्रदेश की राज्य की जो नीति है जो केंद्र उसमें वहां का जो पहाड़ का जो व्यक्ति है वो केंद्र में नहीं होगा, तब तक समस्याओं का निवारण हो ही नहीं सकता। और सारी समस्याओं की जड़ वही है कि राज्य की नीति में कि जो पहाड़ का जो केंद्र व्यक्ति जो है बैठा हुआ पहाड़ का व्यक्ति है वो केंद्र में नहीं है, वरना ये सारी समस्या का समाधान वही हो जाएगा। पुरुषोत्तम कितना जरूरी है कि पहाड़ मूल का व्यक्ति
शासन में बैठे और वो अपने जनता के लिए काम करे, न कि अपने। देखिए मतलब ये था पलायन। आज भी आप 24 सालों बाद अगर इन्होंने विकास ही किया है, ये इन्होंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया है दोनों पार्टियों में, कांग्रेस बीजेपी और यूपीडी वगैरह, ये भी शासन में है। अगर इन्होंने कुछ किया तो लोग बहुत छोड़ क्यों रहे हैं? हाँ, इतना पलायन हो क्यों रहा? और इसी से आपने देखा चुनावी मुद्दा ही पलायन रहा इस बार। तो ये पलायन जो है बहुत बड़ी समस्या है, वनाग्नि की समस्या हर बार है। ईएसआई का मैंने आपको बता दिया, ईएसआई का अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आप ये देखिए ना, इसकी जांच करेगा कौन की 10,000 या 8,000 का हॉस्पिटल में काम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में 10,000 8,000। एक मानक तो तय करना चाहिए ना कि एक परिवार को कतई 17,000 या सुप्रीम कोर्ट या सरकार तय तो करे कि भाई कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में कोई आदमी काम करता है तो उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, उसका इतना फंड करना चाहिए, ये कौन तय करेगा? अभी हमने देखा चर्चा में, ये देखा गया कि हालांकि सरकारें बहुत कुछ कर रही और परिस्थितियां विषम हैं और सरकारों को भी शायद अपना एक्सटेंड बढ़ाने की जरूरत है। बहुत से ऐसे सामाजिक सरोकार हैं जिसके लिए जनता को भी आगे आने की जरूरत है। हम अपने पैनलिस्ट संजीव वर्मा जी, राजेंद्र बिष्ट जी और पुरुषोत्तम भट्ट जी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। प्रणाम। और